नमस्कार, अभी तो फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के वीडियो प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली बच्चों, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। आज हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो में लाए हैं माइंड मैप चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और मेरी गारंटी है, अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है, एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो 15 मिनट में आपको चैप्टर यूं एकदम मक्खन की तरह लर्न हो जाने वाला है, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। वेटेज काफी ज्यादा रखता है चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलाकर के जितना वेटेज रख रहे हैं वो अकेला हमारा चैप्टर नंबर 3 वेटेज रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये आ गया है हमारा सबसे पहला पेज। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत धारा में। विद्युत धारा ही क्या होती है? तो अपन ने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है एवरेज करंट निकालने का। मतलब कभी भी अगर मैं औसत धारा निकाल लूं, मान लो मैंने बोला 2 सेकंड से 3 सेकंड तक 5 कूलम आवेशों के अंदर वृद्धि हुई या कमी हुई या जो भी है, 5 कूलम आवेश जो है वो चेंज हो गए। तो 2 से 3 के बीच में 1 सेकंड का टाइम पीरियड है। और क्या बोलते हैं, जो हमारे पास आवेश है उसके अंदर 3 कूलम या 2 कूलम जितना मैंने बोला था उतनी वृद्धि, तो 2/1 अपन कर देंगे। ठीक है, अगर कभी भी तात्क्षणिक धारा निकालनी हो, ठीक है, मुझे किसी क्षण विशेष पर निकालनी, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 5वें सेकंड पर, 6वें सेकंड पर, धारा का मान क्या है, तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे डेल क्यू बाय डेल टी। ठीक है, और अगर हमें यहां से आवेश निकालना हो तो आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा, अपन आई का समाकलन कर देंगे टी के सापेक्ष। ठीक है, ये आवेश निकालने का फॉर्मूला। आई होप सबको पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और अगर इस फॉर्मूले से डिराइव करूं तो कूलाम पर सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब हमारी जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करती। तो फिर हमारे साइंटिस्टों ने सोचा एक दूसरी क्वांटिटी, एक दूसरी भौतिक राशि की जरूरत है, और वो भौतिक राशि और कोई नहीं बच्चों, धारा घनत्व है। धारा घनत्व को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों I बाय ए। अदरवाइज हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, जहां पे ए कॉस थीटा उसका क्षेत्रफल सदिश का वो घटक है, क्षेत्रफल सदिश का वो घटक है जो कि किसकी दिशा में होता है, धारा की दिशा में होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए पिक्चर बना के अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये तार है। ठीक है, तो ये तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके सापेक्ष जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसका वो घटक, मान लो जैसे विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है तो ये इसके साथ कुछ थीटा कोण बना रहा होगा, तो इसका वो घटक जो कि किसकी दिशा में हो, आई की डायरेक्शन में, वो हमारे पास एक cos थीटा हो जाएगा, अपने को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये एक सदिश राशि होती है। हमारी विद्युत धारा जो एक अदिश राशि थी, तो उससे लड़ने के लिए उसकी जगह एक नई राशि अपन ने इजाद कर ली, जिसका नाम था हमारे पास सदिश राशि। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों अपवाह वेग। क्या होता है, एक चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी चालक में विद्युत धारा उसमें फ्लो नहीं करती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि यार सारे इलेक्ट्रॉन ना रैंडमली मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, तो कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आने वाले और जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 0। ठीक है, तो नेट विद्युत धारा हो गई 0। लेकिन अगर इस चालक के दोनों सिरों पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेंसिल और ये पेंसिल चालक की बनी हुई है, मैं इसके दोनों तरफ एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, बैटरी कनेक्ट करने से इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है, नेचर होता है कि वो विद्युत क्षेत्र की हमेशा विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भागेंगे, जोर से भागेंगे, तेजी से भागेंगे। ठीक है, भागने के बाद क्या होगा, जब वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भागेंगे तो जिस वेग से, जिस नियत वेग से वो गति करेंगे उसको अपन बोलते हैं अपवाह वेग। ठीक है, तो अपवाह वेग की यही हमारे पास डेफिनेशन होती है। जब किसी भी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत वेग से गति करते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं। उसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था बच्चों, VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ अपॉन एम। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, माइनस का ई टाउ अपॉन एम अगर सदिश रूप लिख रहे हैं तो। अगर हम सदिश रूप नहीं लिख रहे हैं, मान लो मुझे कोई सदिश रूप नहीं लिखना, अच्छा सदिश रूप में माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करें, इसलिए माइनस का चिन्ह है। अगर आप सदिश रूप नहीं लिखते हैं, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला, तो उस केस में आपको माइनस का साइन नहीं लगाना। फॉर्मूला होगा VD इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे ई आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम उसका द्रव्यमान है, टाउ विश्रांति काल को बोलते हैं, और ई विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि VD जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, क्योंकि ई टाउ और एम जो होता है किसी भी पदार्थ के लिए नियत होता है। तो यहाँ पर VD जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ई के, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आएगा जिसको हम बोलते हैं गतिशीलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है,
तो ये जो गतिशीलता होती है किसके बराबर होती है, ई टाउ अपॉन एम, और ये पदार्थ पर निर्भर करती है। जिस भी पदार्थ के लिए टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए गतिशीलता ज्यादा होगी, और जिस पदार्थ के लिए टाउ की वैल्यू कम होगी उसके लिए गतिशीलता भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम के नियम पे। कक्षा 10वीं में भी पढ़ने पड़ा है कि अगर किसी चालक में अगर अपन आई धारा प्रवाहित करते हैं, उस पर वी वोल्ट की बैटरी लगाई जिसकी वजह से उसमें से आई धारा प्रवाहित होने लग गई, और हम सारी भौतिक राशियों को नियत रखें, जैसे तापमान हुआ, दाब हुआ, ये सब चीजें अगर कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो, तो उस केस में जो आपका वी होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन जब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है जो होता है हमारे पास आर। बच्चों इसको बोलते हैं ओम के नियम का वृहद रूप। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि ये सारी चीजें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर एमीटर लगा करके। लेकिन ओम के नियम का एक सूक्ष्म रूप भी होता है जिसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सदिश रूप में लिखो तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। जब पे सिग्मा को अपन बोलते हैं बच्चों चालकता, यही डिसाइड करती है कि हमारा पदार्थ मतलब जैसे मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिल्वर बहुत अच्छा चालक है क्योंकि उसकी चालकता ज्यादा, उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो करता है तो उसकी चालकता ज्यादा होगी। तो चालकता जो होता है वो हमारी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्रतिरोध, यहां से हमने निकाल के आए। तो प्रतिरोध जो होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध सबसे पहले क्या चीज होती है, तो प्रतिरोध एक ऐसी राशि है, एक ऐसी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ऐसी विद्युत राशि है जो कि धारा के प्रवाह का विरोध करती है। कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बीच में बहुत सारे स्थिर आयन बैठे हैं और बोले हम जाने नहीं देंगे तुझे, कैसे जा सकती है तू। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे तो एक तरीके से बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो उनसे जो बाधा क्रिएट हो रही है उसी को अपन बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, किसी का विरोध करने वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है। तो प्रतिरोध अगर ताप नियत हो तो उस केस में फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, क्योंकि सीधे समानुपाती होता है एल के, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं रो। रो कभी भी ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। मान लीजिए प्रश्न में आया कि पदार्थ की लंबाई को डबल करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता तो पदार्थ पर निर्भर करती है। पहले भी कॉपर का वायर था, अभी भी कॉपर का वायर है, कौन सा फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ओके बच्चों, इसके बाद देखिए आर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट। अच्छा, अगर तापमान चेंज हो रहा है उस केस में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर हमारी लंबाई के साथ कोई रिलेशन अपने को रखा कि भाई दो तारे हैं, उनकी लंबाई का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। वैसे मान लो कोई दो तार दे दिए, बोले इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, दोनों का प्रतिरोध का रेशो निकाल लो यार, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। एक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास वो ये है कि मेरे पास कोई तार है, मान लीजिए तार है, मैंने इसको खींचा, खींचने से मुझे पता है इसका आयतन तो नियत रहेगा, लंबाई बढ़ेगी, बट लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब तार लंबी होती जा रही है लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। तो उस केस में तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध n² गुना बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तार को दुगना कर दिया तो उसका प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। 3 गुना वृद्धि कर दी तार की लंबाई में, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे किसी भी पदार्थ का तापमान ही चेंज हो रहा हो, पहले तो तापमान नियत माना था, पदार्थ का तापमान चेंज हो रहा हो, लंबाई चेंज नहीं करी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज नहीं करा, सिर्फ तापमान चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में जो प्रतिरोध है वो इस फॉर्मूले से बढ़ता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। जब पे डेल्टा टी ताप में परिवर्तन होता है और अल्फा को अपन बोलते हैं यहाँ पर ताप गुणांक। ठीक है, ये जो ताप गुणांक है ये किस पर निर्भर करता है, ये भी हमारे पदार्थ टू पदार्थ वेरी करता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और इसका सीधा सीधा मात्रक आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स यानी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इसका मात्रक होता है। ऐसे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है बच्चों R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे R0 और ρ0 प्रारंभिक प्रतिरोध और प्रतिरोधकताएं हैं, और R और ρ किसी भी तापमान T पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता है। जैसे मान लो मैंने बोला अभी रूम टेम्परेचर पर पदार्थ का प्रतिरोध 2 ओम है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका पदार्थ का प्रतिरोध हो गया 2.5, तो R 2.5, R0 हमारा 2, तापमान में परिवर्तन आ जाएगा 100 - 27, और यहां से आप अल्फा अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाइए, अगर हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना हो तो हम प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हमने पढ़ा है तब 10वीं कक्षा में भी, और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हम
एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास प्रतिरोध कभी भी श्रेणी क्रम में लगे हों तो उस केस के अंदर कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से लेके Rn तक, मतलब सारे प्रतिरोधों को आप सीधे सीधे जोड़ते जाइए। तो अगर अच्छा सारे के सारे प्रतिरोध समान हो तो उस केस में हमारे पास R तुल्य किसके बराबर होगा? NR के बराबर होगा। अच्छा समांतर क्रम के केस में 1/R तुल्य किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके 1/Rn। अगर सारे प्रतिरोध समान हो तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा R तुल्य बराबर R/N। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन पढ़ी थी ऊष्मा क्या होता है। यहां पे अपन जूल का तापीय नियम सीखते हैं कि अगर हम किसी भी पदार्थ में से मतलब करंट प्रवाहित करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पदार्थ अपने प्रतिरोध के कारण उस जो अपने विद्युत धारा उसमें से पास करे उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में, ऊष्मा में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है H=I²RT, जहां पे I विद्युत धारा, R प्रतिरोध और T समय आप जानते ही हो। अच्छा यहां से एक पावर का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला भी हमारे पास निकल के आता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है H/T या W/T। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता, तो वहीं से आया फॉर्मूला। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया I²R। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसका VI और एक और फॉर्मूला होता है V²/R। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 फॉर्मूले इसके हो गए हमारे पास, H/T, W/T, I²R, VI, V²/R। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है, एक थ्योरेटिकल प्रश्न जो है आपके पास, कि जब हमें विद्युत मतलब जब हमें धारा प्रवाहित करवानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करनी होती है, जैसे हमारे घरों में आ रही है, तो उच्च विभवांतर के ऊपर धारा प्रवाहित क्यों की जाती है? जैसे हमारे घरों में तो 220 वोल्ट आनी है, लेकिन वहां से जो ट्रांसमिट होती है 5000 वोल्ट और 6000 वोल्ट, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है शक्ति क्षय को कम करने के लिए, या आप बोल सकते हो वोल्टता को कम करने के लिए। वैसे तो सही आंसर आपका आएगा शक्ति क्षय को घटाने के लिए, बस इतना सा लिखना है, बाकी डिटेल में मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों रासायनिक सेल। तो रासायनिक सेल क्या चीज होती है बच्चों? वो सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, उसे हम बोलते हैं रासायनिक सेल। ठीक है बच्चों, रासायनिक सेल के अंदर हमारे जो काम की टर्म है, 3 टर्म्स हमारे काम की होती है। एक होता है विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं अपन E, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध R, और तीसरा बच्चों होता है उसका टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, विद्युत वाहक बल अगर आप सेल से कोई भी धारा नहीं ले रहे हो तो उस केस में उसके टर्मिनलों पर जो विभवांतर होगा उसको बोलेंगे अपन विद्युत वाहक बल, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट करके बैठे यहाँ पे E से। इसी तरीके से अगर हम सेल में से कोई करंट ले रहे हैं तो लेते टाइम उनके आयंस गति करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना, विद्युत अपघट्य में, तो उनके आयंस की गति की वजह से क्या होगा? कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा। उस प्रतिरोध को बोलते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, जो है हमारे पास स्मॉल r। और मान लो जब आप उससे विद्युत धारा ले रहे हो तो जो कहीं ना कहीं उसका जो विद्युत वाहक बल है वो पहले कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ विभव पतन कर लेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया V=E-IR। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हमारा अच्छा ये कब का इक्वेशन है? V=E-IR तब का इक्वेशन है जब हम सेल को डिस्चार्ज करें, मतलब उससे हम करंट ले रहे हैं। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हो तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा V=E+IR। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेलों का संयोजन। बच्चों सेलों का संयोजन हम कैसे कर सकते हैं? सेलों का संयोजन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर हमारे पास E तुल्य किसके बराबर आ गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेके En तक, और इसमें R तुल्य बराबर हो जाता है R1 R2 R3 Rn। सिंपल है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो E तुल्य होता है, यहाँ पे 2 सेलों के लिए मैंने बताया क्योंकि काम का 2 सेलों के लिए है। E1 R2 थोड़ा गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, हम करेक्शन कर देते हैं। E1 R2 आएगा बच्चों, ये याद रखना उल्टा होता है इसमें ना। E1 के साथ कौन आता है? R2 आता है, और E2 के साथ कौन होता है? R1 आता है, उल्टा होता है इसमें ना। E1 के साथ R2 और E2 के साथ R1, और नीचे हमारे पास आता है R1 प्लस R2, R1 इंटू R2। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं। E1 R1 प्लस E2 R2 E3 R3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसका? E तुल्य बाय R तुल्य का। ठीक है, नीचे तो सही लिखा मैंने, E प्लस ही आएगा नीचे तो। ठीक है, नीचे वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर वाले में गड़बड़ है। ऊपर वाले में आपको यहाँ पे E2 लिखना है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में E1। यहाँ पे E1 R2 और E2 R1, बस ये चेंज करना है। ठीक है, उल्टा होता है इसमें। अच्छा अगर मैं R तुल्य निकालना तो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे R तुल्य निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला 1/R तुल्य, जैसे समांतर क्रम में होता है हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके 1/Rn।
2 सेल है तो 1/R1 + 1/R2, सिंपल। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक मेजर पार्ट हो जाता है खत्म। अब नीचे आते हैं बच्चों। अब एक चैप्टर का नया पेज ऐसे चालू हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आएगी किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम संधि या नोड का नियम होता है, और दूसरा रूप हमारा लूप का नियम। इसको अपन वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, और इसको अपन धारा का नियम भी बोलते हैं। नोड या फिर संधि के नियम को धारा का नियम भी बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसका शॉर्ट में नाम क्या है बच्चों? KCL। और इसका नाम क्या है? KVL, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये बोलता है किसी भी नोड, अच्छा नोड या संधि क्या होती है? अगर हमारी किसी भी सर्किट के अंदर बहुत सारी तारें जो है एक बिंदु पे आके मिल रही है, एक से ज्यादा तारें मान लो किसी बिंदु पे आके मिल गई, तो उसको अपन बोलेंगे नोड। ठीक है, जो नोड होता है ये बोलता है कि उस पर जो टोटल करंट होगी, जो कुल धारा होगी, हमेशा 0 होगी। मान लो 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो वहीं से 2 एम्पियर करंट जाएगी तो सही ना, उससे ज्यादा करंट थोड़ी ना जा सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे यहां पर हमारे इसके अंदर, हाँ ठीक है, स्टूडियो के अंदर आपको देख रहा है यहाँ पे वायर जोड़ी हुई है, तो ये जो जोड़ है इसी को अपन बोलते हैं नोड। तो इस नोड में मान लो रेड कलर से 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें से जो जाने वाली करंट है वो भी क्या होनी चाहिए? 2 एम्पियर होनी चाहिए ना, 2 एम्पियर से बढ़ थोड़ी ना जाएगी। तो किसी भी नोड पर आने वाली कुल धाराएं जो होती है उस नोड से जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी आप बोल सकते हो नोड पर जो धाराओं का कुल योग है हमेशा 0 होगा। ये आवेश संरक्षण की नियम की पालना करता है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे। और ये बोलता है किसी भी लूप में कुल सारे के सारे जितने भी उसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने भी अलग अलग चीजें, चाहे वो सेल हो, चाहे बैटरी हो, या फिर आपका प्रतिरोध हो, उन सबके अक्रॉस जो विभवांतर है उन सबका योग कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। कौन सा? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या फिर KVL। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। व्हीटस्टोन ब्रिज एक पत्थर और गेहूं से बना हुआ ब्रिज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रतिरोध होते हैं जिसको हम चतुर्भुज की 4 भुजाओं से रिप्लेस करते हैं, मतलब उनकी 4 जो फलकें होती है उससे रिप्लेस करते हैं। इसमें से 3 प्रतिरोध हमें पता होते हैं, चौथा प्रतिरोध हमारे लिए अननोन प्रतिरोध होता है। ठीक है, बीच में अपन एक तरफ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और बची भी एक साइड पर अपन सेल को अटैच करते हैं। तो ये बोलता है अगर कभी भी गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट यानी उसमें बहने वाले करंट का मान अगर 0 हो तो उस केस में अपन बोलते हैं कि ब्रिज क्या है? संतुलित है। उस केस में इनका अनुपात जो होता है R1 R2 और इक्वल्स टू R3 R4 होता है। या आप ऐसा लिख सकते हो R1 R3 R2 R4, मतलब उसके सामने वाले को लिखना है। जैसे R1 के साथ R2 लिख रहे हो तो R3 के साथ R4 लिखना पड़ेगा, या R1 के साथ R3 लिख रहे हो तो R2 के साथ R4 लिखना पड़ेगा। इसी पे बेस्ड एक छोटी सी डिवाइस है जिसका नाम है बच्चों मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आप सबको पता है, ये कुछ इस तरीके की दिखने वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 इस तरीके की कॉपर की L शेप की स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, और L शेप की इन स्ट्रिप्स के ऊपर एक वायर होता है। ये वायर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का बना होता है, क्योंकि इसके लिए अल्फा का मान काफी कम होता है, और जिन पदार्थ के लिए अल्फा का मान कम होता है तापमान बढ़ने के साथ साथ उनका प्रतिरोध नियत रहता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों। इसमें अपन एक सेल लगाते हैं, की लगा देते हैं। यहाँ पर अपन ज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं जिसकी वैल्यू अपने को पता है, तो यहाँ पे अपन जनरली प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, और यहाँ पर अपन अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। यहां से अपन गैल्वेनोमीटर को अटैच करते हैं और उसको जोकी से अटैच करके इस वायर के ऊपर इधर उधर मूव कराते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो लेंथ है हमारी, इसको अपन बोलेंगे L, संतुलित लंबाई। तो बची हुई लंबाई हमारे पास होगी 100 - L। 100 यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो R भी जो आपका ज्ञात प्रतिरोध है हमारे पास, और क्या बोलते हैं हमारे पास जो S है वो हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है। फॉर्मूला अपन ने ऐसे ही लिखा है R/L इज इक्वल्स टू S/100 - L। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ फॉर्मूला, नहीं सही है, सही है, यही फॉर्मूला तो निकल के आ गया ना। ये देखो, ठीक है ना, R/100 - L × L। फॉर्मूला सिंपल सा, जहां पे L वहां पे उसकी संतुलित लंबाई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है बच्चों विभव मापी। तो विभव मापी एक ऐसी युक्ति जनरली जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेल होता है वो कहीं, जो वोल्ट मीटर होता है कहीं ना कुछ करंट लेता है। ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसी युक्ति इजाद की है, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा परिपथ बनाया जो सर्किट में से कोई भी करंट नहीं लेगा। तो सेल का जब भी अपने को ईएमएफ निकालना होगा तो अपन विभव मापी का यूज करेंगे। तो विभव मापी में एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब होता है एकांक लंबाई पर वोल्टेज। तो जो भी हमने प्राइमरी सेल के अंदर प्राइमरी सेल लगाया होता है, इसका प्राइमरी सेल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है इसका प्राइमरी सेल, इसके साथ एक
हमारा वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है। वेरिएबल प्रतिरोध आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर हमें जिस भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना होता है इसके साथ गैल्वेनोमीटर उसके साथ जो की अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसके वोल्टेज को अपन बोल देते हैं V, ठीक है। तो ये V अपॉन जो भी हमारी गैलन जो भी हमारे विभव मापी के तार की लंबाई, उन दोनों को भाग देने पर हमें विभव प्रवणता मिल जाएगी। अब मान लो अगर हमें क्या बोलते हैं इस V का मान नहीं दे रखा है, या कुछ प्रतिरोध, जैसे इसका प्रतिरोध जो है हमारे पास R2 है और ये जो हमारा विभव मापी इसका प्रतिरोध R1 है, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर हमें V निकालना तो V किसके इक्वल हो जाएगा, IR1। अच्छा I क्या है, जो इसमें धारा बह रही है। R1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज लेना होता है, तो I और R1 इसके अक्रॉस विभवांतर अपने को मिल जाएगा। तो IR1 अपने को निकालना, अगर धारा का मान भी नहीं निकालना आ रहा तो हम क्या करेंगे, मान लो इस सेल के वोल्टेज को अपन V बोल रहे हैं ना, तो इसको हटा करके अपन यहाँ पर V बोल देते हैं ना। तो V अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है R2 प्लस R1, तो इससे धारा निकल जाएगी। धारा कैसे निकलती है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V अपॉन टोटल प्रतिरोध कितना है R1 इंटू R2, धारा आ गई। लेकिन मुझे विभवांतर सिर्फ इसके क्रॉस चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा R1, वो भी आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मुझे इस सेल का ईएमएफ निकालना है तो मान लो ये सेल जो है वो L लंबाई पर बैलेंस्ड हुआ, तो इसका ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, X इंटू L। X यहाँ पे विभव प्रवणता, L इसकी संतुलित लंबाई है, ठीक है बच्चों। आइए आगे, इससे हम दो काम कर सकते हैं विभव मापी से। एक काम तो किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है। हमारे सिलेबस में इसके दो एप्लीकेशन है जिसके दो अनुप्रयोग दे रखे हैं। पहला, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, जैसे एक लेक्लांची और एक डेनियल सेल अपन यूज करते हैं, उनके ईएमएफ का जो अनुपात होता है वो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होता है। ऐसे अपन किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। यहाँ पर L1 जो है बच्चों उसके विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई है, और L2 जो है हमारे पास यहाँ पे वो इसके लिए जब अपन उसका टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे तब की उसकी विभव, तब उसकी संतुलित लंबाई, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही आपका चैप्टर होता है ओवर 2 पेज में, 2 पार्ट्स में। आप लोगों को आपकी ऐप पे तो मिल ही जाएगा, आप सब जानते ही हो।